यहाँ से देखेंगे जो PT 365 है इसका टॉपिक नंबर यहाँ से सेकंड देख लेंगे। ठीक है, जो टॉपिक नंबर हमारा 2 था वो देखेंगे। पहला जो टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट थे, ठीक है, ये 1 पूरा आपका मैंने खत्म कर दिया था। सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो सेकंड और थर्ड मैं आपको कवर कर देता हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो जिस टाइप से मैं आपको बताता जा रहा हूँ तो उस टाइप से ही आपको ये फॉलो करना है, उस टाइप से ही आपको रीड करना पड़ना है, कुछ नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, जो आपकी एग्जाम टाइम लास्ट टाइम पे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेकंड नंबर टॉपिक से, देखते हैं। यहाँ से सेकंड नंबर टॉपिक है आपका संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय जो आपकी सरकारी कार्य प्रणाली है वो। ठीक है, तो यहाँ से देखो न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि ये जो संसद के मानसून सत्र था उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है यहाँ से न्यूज़ में आ गया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ये एक विधायी प्रस्ताव है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसके द्वारा विपक्ष सरकार के बहुमत और जो यहाँ पर शासन होता है उसकी जो क्षमता होती है उसको चुनौती दे सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो अविश्वास प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ला सकता है जो संवैधानिक अनुच्छेद लोकसभा के कार्य के जो संचालन में हो, जैसे कि अनुच्छेद आपका 75(3). इसमें क्या है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 75(3). ठीक है, इसी प्रकार राज्य स्तर से अनुच्छेद जो आपका 164(2) है, इसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया के कार्य संचालन के नियम 198 और मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में यहाँ पर प्रावधान किए गए। अविश्वास प्रस्ताव का आधार क्या है? देखो इसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भाषण क्या है? जब तक सदन में द्वारा पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भाषण नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, दोबारा नया प्रस्ताव, ये एक विश्वास जो आपका विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी सत्र में दूसरा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे टर्म कंडीशन थे इसके। ठीक है, अभी क्या अविश्वास प्रस्ताव की जो समान प्रक्रिया है वो क्या होती है? जब सदन में किसी विपक्ष दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है तो वह विश्वास प्रस्ताव लाती है। ठीक है, और ये अब जो प्रोसेस है यहाँ पर चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कानून निर्माताओं को संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, कानून जो निर्माता है उसके संसदीय विशेषाधिकार क्या है ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की अन्य जो एक संवैधानिक पीठ है उसका गठन किया। ये पीठ PV नरसिम्हा राव वाद जो था 1998, उसमें 5 जो न्यायाधीश थे उनकी संविधान पीठ द्वारा यहाँ पर ये निर्णय के लिए पुनर्विचार किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा न्यूज़ में क्या है, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो जो PV नरसिम्हा राव वाद है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1998 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जो निर्णय था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में, ये 1993 से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों को सांसद यहाँ पर रिश्वत दी थी। ठीक है, अगला निर्णय के अनुसार संविधान के संशोधन का आर्टिकल जो आपका 105 का 2 है और 194 का 2, इसके तहत संसद व विधायक को प्राप्त कानूनी जो उन्मुक्ति होती है, संसद व विधानमंडल के किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत आरोप को जो आपराधिक मुकदमे होते हैं उससे संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 105(2) और आपका 194 का 2, दोनों आपको याद रखने आर्टिकल। ठीक है, अगला क्या है यहाँ से देखो बोल रहा है संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में। जो संसदीय विशेषाधिकार तो उसके बारे में क्या है, यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है तो उसे कमजोर करता है तो उसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन इनमें से कब माना जाता है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, इस टाइप से पूछ सकता है। यहाँ सेकंड पॉइंट यहाँ से बोला है, यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकार को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई यहाँ पर विशेष कानून नहीं बनाया है। ठीक है, केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की जो अवमानना हुई है अथवा नहीं, कि किसी न्यायालय को है या शक्ति सौंपी गई है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सदन के जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन ये मानना जो न्यायालय है इसको यह नहीं सौंपी गई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किसको सौंपी गई और किसको नहीं। सदन का कोई भी सदस्य सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार का हनन का जुड़ा जो प्रश्न का है वो उठा सकता है इसमें। ठीक है, ये भी तीनों बात आपको यहाँ से याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला बोल रहा है इसमें विशेषाधिकार निम्नलिखित स्रोतों पर आधारित होता है। कौन कौन से स्रोत यहाँ पर बोला है? संवैधानिक प्रावधान, इसमें से अनुच्छेद आपका 105 संसद के दोनों सदनों के उसके सदस्य तथा समिति के शक्तियों और विशेषाधिकार से संबंधित होता है। 194 क्या है? ये राज्य विधानमंडल के जो सदन है और उसके सदस्य तथा समिति के शक्तियों को विशेषाधिकार का उन्मुक्ति से रूपरेखा का प्रदर्शन करता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना 194 और 105 आर्टिकल, ये जो आपका विशेषाधिकार है उसके स्रोत पर आधारित है दोनों आर्टिकल। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ से अनुच्छेद 105(2), इसमें प्रावधान किया गया है कि
कोई भी सांसद संसद के किसी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन या मतपत्र या कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 194(2) के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए समान प्रावधान यहाँ पर सेम किए गए, मतलब समान प्रावधान किए गए। ठीक है। आपसे बोल देगा कि जैसे कि यहाँ पर जो मतपत्र कार्रवाई के लिए उत्तरदायी यहाँ पर बताया गया संसद में, ठीक है, तो क्या राज्य विधानमंडल के लिए भी सेम है? तो क्या समान है? किस आर्टिकल में? 194(2) के तहत। ठीक है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 105(2) के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के जो सदस्य होते हैं उसके द्वारा कही गई बात या किसी मत के संबंध में उसके खिलाफ न्यायालय की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। ठीक है। ये तीनों बात याद रखना है, जो आर्टिकल हैं और तीनों बात ये। अगला देखते हैं। देखो आपका जो विशेषाधिकार समिति है यहाँ पे दे रखा है, इसको देखते हैं। विशेषाधिकार समिति क्या है? ये एक स्थायी समिति होती है, स्थायी संसदीय समिति होती है। इस समिति के संसद के दोनों सदनों में गठित होती है। ठीक है। लोकसभा से संबंधित जो समिति है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में इसमें 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है इनका? सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे भेजे गए जो सदन है उसके सदस्यों के विशेषाधिकार को उल्लंघन से जुड़े जो प्रश्न है उसकी जांच करना। ठीक है, देखना। अगला हमारा यहाँ से अगला है पॉइंट, ये स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान कि संसद के नियम की जो प्रक्रिया है उसके अधीन होता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 118 में बताया गया है। ठीक है। हालांकि आर्टिकल जो आपका 121 है उसमें सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सदस्यों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता भी है। ठीक है। ये आपको आर्टिकल है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश के आचरण चर्चा करने से रोकता है। ठीक है। आर्टिकल 121 न्यूज़ में आया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 122 क्या है? इस अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसमें कथित जो आपकी अनियमितता के आधार पर संसद किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 122 के तहत। गिरफ्तारी पर रोक, सिविल जो आपका प्रक्रिया संहिता 1908 है, यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी कानून के निर्माता सदन के सत्र से 40 दिन पहले सत्र के दौरान उस सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है। हालांकि यह विशेषाधिकार दीवानी मामलों तक ही सीमित है। ठीक है। ओनली दीवानी मामलों तक ही सीमित है। किसी संसद के सत्र के दौरान यह अन्यथा किसी आपराधिक मामलों को कार्रवाई से कोई छूट नहीं प्राप्त होगी। राइट। दोनों सदनों के नियम इसमें देखते हैं क्या है। जो हमें दोनों सदन है उसके क्या नियम है, जो आपकी प्रक्रिया है उसके नियम की जो दृष्टांत है उस पर आधारित विशेषाधिकार, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे बोला ज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार, सदन के जो गैर सदस्य हैं उसकी सदन की कार्रवाई से बाहर करने की शक्ति तथा अधिकार यहाँ पर इसको प्राप्त होते हैं। ठीक है। स्वतंत्र निष्पक्ष चर्चा सुनिश्चित करने के लिए ये अधिकार आवश्यक भी होते हैं। अन्य स्रोत क्या है? संसदीय परंपराएं एवं न्यायिक व्याख्या। राइट। यहाँ से हमारा क्या है? सदन की अवमानना, विशेषाधिकार का उल्लंघन सदन की अवमानना से अलग होता है। ठीक है। ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो संसद के किसी सदन के कामकाज से बाधा उत्पन्न करता है, या ऐसे जो सदन किसी जो संसद सदस्य है उसके अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है, या अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। यहाँ पे संसद द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत में लिए जेल भेजने की अवधि के सत्र के अवधि जो है उसकी यहाँ पर सीमित होती है। ठीक है। यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सदन के निलंबित यहाँ पर कर जाएगा और उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। दूसरा टॉपिक है विधि निर्माताओं का निष्कासन। ठीक है। लोकसभा की आचार जो समिति होती है उसमें अध्यक्ष तथा नामांकित जो अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। वे एक से अधिक के अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। 1 वर्ष से अवधि के लिए 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं। ठीक है। कार्य इनका क्या होता है? इनका कार्य होता है अध्यक्ष द्वारा जो संदर्भित सदस्य हैं उनके अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत की जांच करना और सिफारिशें करना और सदस्यों के लिए आचार संहिता बनाना। ठीक है। आचार संहिता में संशोधन करने का सुझाव भी देना इनके अंडर में होता है। ठीक है। और लोकसभा की पहली आचार समिति जो थी 2000 और राज्यसभा की जो पहली जो यहाँ पर समिति थी ये 1997 में गठित हुई थी। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। दोनों पॉइंट से आपको क्वेश्चन बना सकता है। आपसे बोलेगा पहला स्टेटमेंट कि लोकसभा की आचार समिति के बारे में आपको विचार करना है। पहलेगा कि जो राज्यसभा की समिति है ये सन 2000 में बनाई गई थी, जबकि राज्यसभा की 2000 में बनाई गई, जबकि लोकसभा की 1997 में। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि क्या स्टेटमेंट है, क्या पूछ रहा है। ठीक है। दोनों को आपको यहाँ से जो सन दे रहा है, ठीक है, जो सन दे रहा है वो आपको चेंज कर सकता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे देगा यहाँ से, इनमें से जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है कि सिर्फ अध्यक्ष और जो अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी सदस्य को अनैतिक आचरण की जो संबंधित शिकायत है सिर्फ वो नहीं देख सकते हैं, उनको आचार संहिता संशोधन करने का सुझाव नहीं होता है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्या है? ये सुझाव भी देता है, देगा। ठीक है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। अगला यहाँ से संसद के जो निलंबन है उसके निष्कासन के कानूनी आधार क्या है?
ये तो इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निलंबन संबंधित प्रक्रिया का संचालन नियम। ये राज्यसभा के नियम क्या है और लोकसभा के नियम क्या है, जो इनमें से संचालित निलंबन संबंधित प्रक्रिया होती है उसके बारे में दिया है यहाँ पर, ठीक है। नियम 330 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे कि बोल रहा है, यहाँ से देखो ये भी टॉपिक अपना इतना जो नियम है, नियम आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो नीचे टॉपिक को देखते हैं क्या है। यहाँ इसी में बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 122 के प्रावधान के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई में वैधता की जांच नहीं कर सकती है। हालांकि न्यायालय में कई मामले में हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है, कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर राजा रामपाल वाद था 2007 का, ठीक है। राजा रामपाल के निष्कासन को बरकरार रखा गया था, लेकिन ये भी कहा गया था कि किसी अभी अवैध जो आधार है उसमें इस तरह की कार्रवाई न्यायिक जांच के दायरे में आती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखने की बात यह है कि निष्कासन की अयोग्यता एक समान नहीं होती है। भारतीय संविधान के निष्कासन और अयोग्यता दोनों का प्रावधान करता है। अयोग्यता के तहत संसद का कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि निष्कासन के तहत चुनाव लड़ सकता है। ये पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। संसद के किसी सदन के जो अयोग्यता है वो क्या निर्धारित करती है, देखते हैं इसको। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 10वीं सूची, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर इसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। आपका जो आर्टिकल 102(1) है और 191 का 1 है, ये भी आपको कुछ शर्तों की योग्यता का प्रावधान करता है, ठीक है। और यह मानसिक रूप से विकृत है कि अदालत द्वारा पेश किया गया, ऐसा घोषित किया गया हो कि वह अनुचित जो आपका अनुचित दिवालिया, ठीक है, और जो उसे स्वेच्छा से अन्य किसी जो नागरिकता है वो हासिल कर ली हो, राइट। तो ये सब बातें जो आपको है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। इसमें क्या महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा अध्ययन जो अध्यक्ष है उसके दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों का आयोग ठहराने की मांग आप सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। दल बदल क्या है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1985 के माध्यम से 10वीं सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। अयोग्यता के आधार पर निम्नलिखित जो आधार पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, जैसे कि यदि कोई सदस्य, ठीक है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, राइट, या अपने जो सदन है उसमें राजनीतिक दल द्वारा किसी निर्देश या विपरीत दल की जो पूर्व अनुमति के प्राप्त बिना मतदान करता है, ठीक है, उससे भी। और दल बदल कानून जो होता है उसका अपवाद क्या है, दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, वह शर्तें भी उससे क्या, उससे कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों तब, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना जाता है तो वह अपने दल के इस्तीफा दे सकता है और पद छोड़ने पर वह फिर से अपने उस जो दल में शामिल हो सकता है, ठीक है। पीठासीन यहाँ पर अधिकारी उनके लिए दल बदल जो आपके विरोधी मामले हैं निर्णय के लेने की जो समय सीमाएं निर्धारित करने वाला कोई भी कानून यहाँ पर मौजूद नहीं है। व्हिप क्या होता है, व्हिप के बारे में इंपॉर्टेंट है अभी। दल बदल विरोधी कानून का नियम 2 सदस्यों को दल के व्हिप नीतियों का पालन करने के लिए दायरे में रखता है, ठीक है। संसद की भाषा में भी व्हिप का तात्पर्य होता है दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के जो लिखित आदेश जारी करना, और इस तरह के निर्देश जो दल बदल के जो दल के अधिकृत सदस्य हैं उसको व्हिप या सचेतक कहते हैं, ठीक है। भारत में जो व्हिप की उदाहरण है, ठीक है, जो व्हिप की उदाहरण है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से विरासत से मिली है। ब्रिटेन में विधि निर्माताओं के व्हिप के माध्यम से दल को आदेश का पालन करना होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा 2.4 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पर ये पता चला कि 2019 के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की संख्या में गिरावट आई है। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया था। पिछले 59 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया, तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में बन जाता है, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब केंद्र या राज्य सरकारें विधायिका या स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं तो उसे अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक के सत्र जहाँ केवल विधानसभा का सत्र में नहीं होने की अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अध्यादेश एक अस्थायी प्रावधान है। क्या है, अस्थायी प्रावधान है। ये तब तक जारी किया जा सकता है जब तक संसद में सत्र नहीं होती है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो भारतीय आपका संविधान है, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम है 1861 के जो आपका भारत प्रशासन अधिनियम 1909 है और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी ये था, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है कि जो देखो राष्ट्रीय जो आपका अध्यादेश है, अध्यादेश के लेकर जितना भी आपका यहाँ पे आ रहा है 1909, 1861 और 1935, तो तीनों बातें क्या आपको ये याद रखनी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोले संविधान के अनुच्छेद 123 की और अनुच्छेद आपका 213 में अध्यादेश संबंधी उपबंध यहाँ पर किए गए हैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जो है संसद जो आपका राष्ट्रपति करेगा, और जो 213 उसमें क्या राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर ये जारी किया जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या यहाँ पर अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव विधायिका द्वारा पारित कानून के समान होते हैं। हालांकि ये कानून अस्थायी प्रकृति के होते हैं, स्थायी यहाँ पर ये नहीं होते हैं, ठीक है। अध्यादेश सदन के अगले सत्र के शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध यहाँ पर रहता है, ठीक है।
उसके बाद यदि दोनों सदनों के अलग अलग तिथियों में अपने सत्र यहाँ पर शुरू किए हैं तो उन तिथियों में बाद की जो तिथि होती है वह प्रभावी यहाँ पर ये मानी जाएगी। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल इसे वापस ले लेता है तो दोनों सदनों में अस्वीकार करते हैं तो संकल्प यहाँ पर पारित कर देते हैं तो अध्यादेश यहाँ पर पहले ही समाप्त हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बोला है, यदि यहाँ पर बोला है राज्य विधायिका के मामले में अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो विधान परिषद यदि है तो ये व्यक्ति, यह जो व्यक्त होता है ये सहमत हो सकता है इसमें। ठीक है, तो राज्य विधायिका के मामले में अस्वीकार करने वाला जो आपका संकल्प होता है विधानसभा जो सभा द्वारा पारित किया जाता है और विधान परिषद यहाँ पर सहमत है तो यह व्यक्त कर सकता है इस पर। ठीक है, अगला यहाँ से टॉपिक है हमारा पॉइंट है अगला यहाँ से, हालांकि किसी राज्य में राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, जैसे उन समान उपबंध में जैसे कि आपका राज्य विधानमंडल प्रस्तुत करने के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। ठीक है, राज्यपाल समान उपबंध के मामले में विधेयक को क्या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक होता है, यदि समान उपबंध वाला राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम जो होता है राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त किए बिना अमान्य हो गया हो वो। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है 2.5 संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय क्या था न्यूज़ में, क्योंकि 75 साल इसके गठन के पूरे हो चुके हैं इस वजह से क्या न्यूज़ में आया हमारा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो आर्टिकल 98, इसमें क्या है, ये संसद के कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के जो सचिवालय कर्मचारी उसकी भर्ती की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्तों को विनियमित कर सकती है। ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसा कानून नहीं पारित किया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति देता है। ठीक है, 187 आर्टिकल, इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सचिवालय के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल 98 है उसके समान यहाँ पर जो प्रावधान है वो किए गए हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा को 1952 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, हालांकि लोकसभा के सचिवालय के संसदीय विशेषाधिकार भी कहा जाता है इसमें। ठीक है, कहा जा रहा है इसके विपरीत राज्यसभा के लिए जो राज्य परिषद है सचिवालय के नाम से भी एक सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1954 में दोनों सचिवालय के नाम बदलकर क्रमशः राज्य सचिवालय और लोक सचिवालय के नाम यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, कब 1954 में। ठीक है, ये बोला है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने सचिवालय में नए पद सृजित कर सकते हैं। हालांकि ये श्रेणी 1 और 2 पदों के लिए जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय साथ पूर्व परामर्श करना होगा इनको। ठीक है, दोनों सदनों के महासचिव के पद का भारत सरकार के कैबिनेट सचिव का पद समकक्ष होता है। ठीक है, आपसे देखो यहाँ बोला श्रेणी 1 श्रेणी 2, आपसे बोलेगा ग्रुप सी से ए, ग्रुप ए से ग्रुप डी तक। ठीक है, तो गलत होगा, ओनली श्रेणी ए या ग्रुप ए और ग्रुप बी ओनली। ठीक है, दोनों सदनों के महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा गया, जबकि लोकसभा राज्यसभा के महासचिव को 23वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सचिवालय की संरचना दी है, लोकसभा सचिवालय और आपका राज्यसभा सचिवालय। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के जो मार्गदर्शन नियंत्रण में काम करता है। राज्यसभा का सचिवालय सभापति के जो प्रशासक है उसमें यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख इनमें लोकसभा का जो महासचिव होता है इसमें प्रशासनिक प्रमुख आपका महासचिव होता है। इनकी जो भर्ती सेवा शर्तें होती है, लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तें 1955 द्वारा शासित होती हैं। इसमें क्या होती है, राज्यसभा भर्ती द्वारा 1957 द्वारा है राष्ट्रपति के जो सभापति हैं उसके परामर्श के वैधानिक रूप से इनमें जारी होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स यहाँ पर पता होने चाहिए, क्या लोकसभा सचिवालय के और क्या राज्यसभा सचिवालय के होंगे। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये क्या है, देखो भारत में जो आपका संविधान है उसमें 73वें 74वें संविधान संशोधन के 30 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन पूर्णतः जो परिणाम स्वरूप है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थापना के लिए स्वायत्त की स्थापना यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो दोनों न्यूज़ में आते हैं आपका 73 और 74 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ से जो आपका लिखा है 73वें 74वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा आपको ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 73 और 74, 73 में क्या था, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें शहरी निकाय जो सरकार है उसको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया था। भारत की संविधान के अनुच्छेद का एक भाग जो 9वां भाग जोड़ा गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9A यहाँ पर भाग जोड़ा गया था 243 आर्टिकल से P से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है, उसके बाद संविधान में नई सूची 11वीं सूची जोड़ी गई थी। इस सूची में पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल होते, इसमें 12वीं सूची जोड़ा गया था। इस सूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय यहाँ पर शामिल थे। तो दोनों बातें आपको यहाँ से 73 74 संविधान संशोधन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं यहाँ से भारत में पंचायती राज जो संस्थाएं उसके मजबूत करने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए गए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे आप बोलेगा कि भारत में पंचायती राज जो मजबूत करने के लिए इनमें से कौन से कदम नहीं उठाए गए थे, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन कौन से उठाए गए आपको ये पता होना चाहिए। ई ग्राम स्वराज, सबकी योजना सबका विकास योजना। ठीक है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि और आपका राष्ट्रीय जो आपका ग्राम स्वराज अभियान है ये, राइट। तो ये सब क्या है, जो हमारे पंचायती राज संस्था द्वारा उठाए गए कुछ कदम है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समिति हैं। कौन कौन सी समिति हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, CH हनुमंत राव वर्किंग समिति, GK राव समिति, LN सिंघवी समिति, थुंगन समिति। ये सब देखो आपको स्टेटमेंट लगा के पूछेगा कि आपको बोलेगा कि ये जो समितियां हैं इनमें से
आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, या कौन से पहले स्थापित हुई है ना, कौन सी पहले आई, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। और बहुत बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछा ये वाला, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, रिपीट किया क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूपीएससी भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। नीचे से दे देगा कुछ ऐसे 4 ऑप्शन यहाँ से कि आपको ये बताना है, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही देगा, नीचे से 3-4 दे देगा, है ना, तो आपको याद रखना है। अगला यहाँ से क्वेश्चन है आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा पंचायती राज संस्थाओं, जो संस्थान है उसमें वित्तीय स्थिति, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये हाल ही में भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति जो शीर्षक है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। इसमें 2021, 2021, 22-23 के लिए पीआरआई जो वित्तीय स्थिति है उस पर चर्चा भी की गई है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पंचायतों के जो वित्तीय आपके सशक्तिकरण के हेतु संवैधानिक प्रावधान कुछ, जैसे कि आपका 243H, इसमें राज्य विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से जो आपकी पंचायत उसकी सहायता का अनुदान यहाँ पर प्रावधान होता है, ठीक है, ये प्रावधान कर सकता है। पंचायतों को कर, शुल्क, पथ कर, फीस लगाने, एकत्र करने और आवंटित करने का यहाँ पर अधिकार देता है इसको, ठीक है। अनुच्छेद 243 आई, इसमें संविधान जो आपका है ये पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए पर सिफारिशें करने हेतु हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 283(b) के अनुसार यहाँ पर क्या है, केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि हेतु बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, कर राजस्व, कर राजस्व ये क्या होते हैं आपको रीड कर लेना है, ठीक है। शर्तों द्वारा कुछ दिए गए अनुदान है ना, तो ये कुछ इतना जो इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि देखो अन्य स्रोत दिया है, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदर्श ग्राम योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार और यहाँ पर जो राज्य सरकार उसके अंतरित निधि जो विश्व बैंक है उसके अर्थ जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय से दिए जाने का अनुदान यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिए जाने वाले अनुदान वो दिखे होते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला टॉपिक है आपका 2.6.2 शहरी जो आपका स्थानीय निकाय है क्षमता निर्माण, वो यहाँ पर जैसे दे रखे हैं इसमें। अगला टॉपिक है शहरी निकाय जो आपके शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता निर्माण, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, यहाँ पर देखो इसमें जो आपका हाल ही में यहाँ पर न्यूज़ में था कि जो आयोग था इसका क्षमता जो आयोग निर्माण क्षमता आयोग है, इसने आवासन शहरी जो विकास मंत्रालय उसके साथ शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय जो आपका कार्यशाला उसका आयोजन किया था। तो इसके उद्देश्य पूरे भारत में क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये रही बात की जो न्यूज़ में क्यों था, ये क्या पेपर में आ सकता है उसमें से देखते हैं। क्षमता निर्माण आयोग ये क्या है, ठीक है। उत्पत्ति इसकी कब हुई, ठीक है, पहली बात। इसके बारे में क्या होता है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। देखो कोई चीज़ आपको है तो क्या यहाँ पे इसका गठन कब हुआ, कब आया, क्यों यहाँ पे न्यूज़ में आया, ठीक है, क्या ऐसे कारण था, क्या होता है ये, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है और इसकी संरचना क्या है, राइट। ये सब आपको बातें याद रखनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर का, अगर हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो 4-5 बातें आपको यहाँ से इसकी कोई भी आयोग है उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय जो सरकार है उस पर औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 3 प्रकार के जो आपकी यूएलबी है उसके गठन का प्रावधान है। एक तो नगर पंचायत, ठीक है, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा आपका है नगर निगम। ये बड़े शहरी क्षेत्रों में होता है और छोटे शहरी क्षेत्रों में आपका नगर पालिका परिषद होता है, ठीक है। और जो आपका ये नगर पंचायत आपका होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है। आपसे बोलेगा कि इनमें से शहरी क्षेत्र और जो छोटे गाँव क्षेत्र हैं ये सब छोटे क्षेत्रों में आपको सीरियल से लगाना रहेगा, तो आपको पूछ लेगा कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ से देखो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से अगला टॉपिक हमारा जाता है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिनियम 1996। ये क्या है, ठीक है। हाल ही में क्या है, इसमें झारखंड सरकार ने पेशा जो अधिनियम था उससे जुड़े कुछ यहाँ पर जो परामर्श थे वो जारी किए थे। तो क्या क्या है इसको देखते हैं। देखो पेशा अधिनियम को वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। ये दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित था। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा की मुख्य शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, राइट, क्या क्या मुख्य शक्तियाँ आपको एक एक पता होनी। जैसे कि आपका लघु जल निकाय के प्रबंधन के रूप में आपका गौर व जो उपज है उनमें स्वामित्व की शक्ति, ठीक है। शराब बिक्री खपत विनियमित और प्रतिबंधित करने की जो ग्रामीण बाजार है उसमें बंद अनुसूचित जाति के द्वारा दिए गए जो कुछ ऋण है वो एकत्रित करने की शक्ति, ठीक है। तो क्या क्या शक्ति होती है यहाँ पर ग्राम सभा की पेशा के अंतर्गत वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेकंड पॉइंट है, ये पंचायतों से संबंधित भाग 9 के प्रावधानों से कुछ संशोधन के अपवाद है, वहाँ से ये
बताया गया, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 241 अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्य के क्षेत्र में विस्तारित करता है, ठीक है। पेशा राज्य विधानसभा के इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। वर्तमान में जो 10 राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर शामिल है। आपसे बोलेगा इनमें जो पेशा यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो आपको देख लेना उत्तर प्रदेश शामिल है या नहीं, तो आपको देखना है, ठीक है। पंचायती जो आपकी 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से मौजूद है उसमें, जैसे कि इन राज्यों में आपका 8 राज्यों में झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर अपने राज्य से संबंधित पंचायती राज के जो अधिनियम है उसके तहत अपने राज्य का पेशा नियम को तैयार और सूचित कर किया गया इसमें, ठीक है। पंचायती राज जो मंत्रालय है इसने पेशा अधिनियम के जो प्रावधान है उसको जो कार्यान्वयन है उसके लिए नोडल मंत्रालय यहाँ पर बनाया गया। इसको पेशा अधिनियम संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है इसको, ठीक है। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहते हैं। ये पेशा अधिनियम क्या होता है, 1966 के विशेषता कुछ और विशेषताएं भी थी, जैसे कि परंपरागत रूप कानून के अनुरूप, ठीक है। ग्राम सभा का इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको देख लेते हैं। ग्राम सभा की एक ग्राम सभा होगी, ये ऐसे व्यक्तियों को मिलकर बनेगी जिसके पास ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचन नामावली के सभा शामिल होंगे, ठीक है। ग्राम सभा की भूमिका क्या होगी, जिम्मेदारियां क्या होंगी। ग्राम सभा में सभी विकास कार्यों को मंजूरी देने, लाभार्थियों की पहचान करने तथा धन का उपयोग करने का प्रमाण यहाँ पर जारी करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ग्राम सभा के बारे में, पेशा से रिलेटेड जो है, ठीक है। अगला हमारा 5वीं और 6वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची क्या होता है, 6वीं अनुसूची क्या है, देखो 5वीं अनुसूची में आपका 244(1) के आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर है, ठीक है। उसमें 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन है वो नियंत्रण में लागू होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6वीं में क्या होगा, 244 का 2, ठीक है। 244 का 2 में अनुच्छेद 275 का 1 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन के लिए ये प्रावधान करता है, ठीक है। संविधान द्वारा उपबंधित स्वशासी जिला परिषद होता है। ये क्या होता है, इसका गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा पर होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ यहाँ पर देखो न्यूज़ में है, सभापति के जो पैनल है उसको देखते हैं। यहाँ राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के में उन सभापतियों का पैनल का गठन किया है। इसकी विशेषता है कि उनमें सभी सदस्य यहाँ महिलाएं होती हैं, ठीक है। राज्यसभा के नियम के तहत सभापति राज्यसभा के सांसद उनमें से सभापतियों के पैनल के रूप में सदस्यों को नामित करता है, ठीक है। इनमें हालांकि सभापति उपसभापति पद रिक्त होने की स्थिति में वे सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के एक सदस्य को यहाँ पर नियुक्त करता है, ठीक है। ये आपका जो राज्यसभा के जो उपसभापति उसका पैनल है। संसद का सत्र, ये संसद का सत्र भारत के संविधान में विशेष सत्र शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। ये शब्दावली कभी कभी उन सत्रों के उपयोग की जाती है जिन्हें सरकार विशेष अवसरों के लिए आहूत करती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 85 में 1 वर्ष से कम के 2 बार जो यहाँ पर संसद की बैठक का प्रावधान करता है यहाँ पे किया गया, ठीक है। इसमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो संसद के सत्र को आहूत बुलाने करने से यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता है इसको, ठीक है। इनके अतिरिक्त यहाँ विशेष सत्र भी इसको कहते हैं इसी को। संसदीय मामले में मंत्रिमंडल समिति संसद के सत्र की जो तारीख होती है उसकी निर्धारित यहाँ पर करता है कि क्या संसद के मामले की जो मंत्रिमंडल समिति ये निर्धारित करेगी कि संसद के सत्रों की तारीख क्या होगी, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति सत्र के लिए संसदों को क्या है आमंत्रित करता है, राइट। राष्ट्रपति के लिए जो आपका उन्मुक्ति है वो क्या होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने का कारण कानूनी प्रावधान से छूट का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 299 भारत के संवैधानिक कानून का उल्लंघन शक्ति नहीं देता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 देश के जो राष्ट्रपति है राज्यपाल को उन्मुक्ति या सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा तभी की जा सकती है जब संसद का कोई भी सदन अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के आरोप की जांच के लिए अदालत या अधिकरण के लिए निकाय के लिए नामित करता है, ठीक है। तो ये आपको ये भी जो राष्ट्रपति की उन्मुक्ति है ये तीनों बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नियम 136 और नियम 267 ये क्या है। राज्यसभा में प्रक्रिया के कार्य संचालन के नियम के अनुसार 267 नियम में राज्यसभा के सदस्य को सभापति की मंजूरी के सदन के जो पूर्व निर्धारित एजेंडे हैं उसको निलंबित करने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। कौन सा नियम आपको ये पूछेगा तो 267। 176 क्या है, किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है और जो 2.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव क्या है, स्थगन प्रस्ताव को केवल लोकसभा में अविलंबनीय है उसमें लोक महत्व की निश्चित मामले पर सदन को ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष की सहमति से ये पेश किया सकता है, ठीक है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव तत्व शामिल होता है, इसलिए राज्यसभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है। इस स्थगन प्रस्ताव में कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक यहाँ पर चलनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। आपसे बोलेगा आप अधिकतम तो गलत है, कम से कम ये है, ठीक है। तो ये स्थगन प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है वाला। अगला हमारा संसद की सुरक्षा में सेंध,
तो ये न्यूज़ में था, हुआ था। तो हाल ही में संसद में सुरक्षा में सेंध लगाई कि जहां आरोपी विजिटर के पास लोकसभा में घुस गए, वहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए पीला धुआं छोड़ने के यहाँ पर गैस कैन फेंके गए। ठीक है, उससे क्या है, यहाँ पे गैर सदस्यों को जो प्रवेश, वापसी व निष्कासन उसका प्रावधान करते हैं, जिसमें से इसमें वर्णित किया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष जब भी उचित समझें तब सदन के किसी भी हिस्से गैर सदस्यों को उनके सदन को निष्कासित करने का आदेश दे सकते हैं। जिसे मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक है, जो आदेश रहेगा इसका वो उनको शक्ति प्राप्त होती है कि कभी भी उनको निष्कासित करने का आदेश दे सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर सरपंच पति, ये यहाँ से इस अंदर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये पंचायती राज संस्था में महिला आरक्षण। इसमें क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटें 1/3 और पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर अध्यक्ष 1/3 संविधान के भाग 9 में महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, 243 डी में आरक्षित हैं इसमें। ठीक है, सरपंचों कई राज्य जैसे कि बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, इसमें सदस्यों और सरपंचों के स्तर पर महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण कानूनी प्रावधान किया गया। इनमें से भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 के अनुसार 31.8, ठीक है 31.8 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि में लगभग 46% क्या है, जो या 14 लाख 14.5 लाख महिलाएं हैं इसमें। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है आपका ये, राइट। अगला यहाँ से देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, सिर्फ आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल जो आपको 243 का टी है, ये क्या है, क्या बता रहा है, राइट। जो के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद, जो आपका ये है, ये वाद ये किस वजह से न्यूज़ में था, पिछड़ा वर्ग का जो पिछड़ा वर्ग का हमारा आरक्षण है उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये आपको पता है। अगला है, ठीक है, इस टाइप से देखो जो आपका ये टॉपिक था पूरा ही खत्म हो गया, राइट। जो आपका ये थर्ड टॉपिक बचता है, यहाँ से तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो मैं आपको कल मॉर्निंग तक की टॉपिक आपका ये कवर करा दूंगा। ठीक है, कल मॉर्निंग तो 11 से 12 के बीच में, 11 बजे तक मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक पूरा तीसरा और चौथा एक साथ दोनों को। ठीक है, उसके बाद 5वां 6वां बचेगा तो वो भी मैं आपको परसों करा दूंगा। तो इस टाइप से आपका ये मैगजीन पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन भी निकाल के आपको यहाँ से पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको दिखेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं या मैगजीन भी आप मंगा सकते हैं, तो ऑर्डर कर सकते हैं मैगजीन भी, और अपना प्रिंट निकाल के भी यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको मैगजीन बताई 30 मिनट या 40 मिनट में आपको मैगजीन बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपने अपना हाईलाइट करने के बाद, पूरा याद करने के बाद आप अपना टेस्ट पेपर पर ध्यान दीजिए। टेस्ट पेपर जितना है वो सॉल्व करते रहिए। फिर मैं नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगा तो अब नेक्स्ट डे आपको फिर वहाँ से हाईलाइट करने लगना। तो इतना इस टाइप से आपका पूरा मैगजीन हाईलाइट हो जाएगा और आपका टेस्ट पेपर भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।